अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा इन्फोहॉलिक्स, बिफोर गोइंग टू द मेन प्रेजेंटेशन और इन एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी बात ही करना चाहूँगा कि जिस हद तक मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की मदद करूँगा, बिकॉज़ मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हो। अल्लाह ताला हम सबको ही कामयाब करे। लेकिन ऐसा है कि असल में एक वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट तकरीबन 7 to 8 आवर्स लगते हैं, या इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, बिकॉज़ सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, वेरीफाई चेक करना होता है कि हमारे कोर्स में है, और फिर उसको प्रेजेंट करना, उसको ये प्रेजेंटेशंस बनाना, रेलेवेंट पिक्चर्स उसके साथ लगाना ताकि सही से एक्सप्लेन हो, वीडियो रिकॉर्ड करना, रेंडर करना, इन सारी चीज़ों में इट टेक्स सो मच टाइम। सो आई एम नॉट प्रॉमिसिंग दैट कि हम सब कुछ कर लेंगे। जितना जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करता जाऊँगा, बट आप लोग भी हल्का हाथ मत रखो, बस लग जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है? अच्छा, अभी इस वक्त एक स्पेशल क्यूरी आई थी कुछ, ये जो इनका आया है, इनका जो है सक्खर आईबी वालों ने जो क्या कहते हैं इसको, सैम्पल टेस्ट पेपर दिया था, ठीक है? उसमें कुछ क्वेश्चन थे, तो वो कहा था कि काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन हैं सक्खर आईबी वालों ने जो अपने, आप लोग देख सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा, जिन्होंने सैम्पल टेस्ट पेपर दिए हैं। आई थिंक ये जीएसटी के हैं या पीएचडी के हैं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से पीएचडी के हैं। अब उसमें उन्होंने साइंस के पोर्शन में क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइट, ठीक है? सवाल ये है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइट। हमें ये तो मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है, ये बात तो कंफर्म है ना। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो प्लांट जो है उसको लाइट की ज़रूरत है। इसके पीछे तो काफ़ी हम डिस्कशन करके आ चुके हैं अभी साइंस की, अगर नहीं है तो आप वीडियोस देख लें, उसमें है डिस्कस हुआ है पूरा प्रोसेस ये। तो लेकिन ये कह रहा है कि कौन सी लाइट, ओनली ग्रीन लाइट फ्रॉम द सन, ओनली सनलाइट इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रॉम एनी सोर्स, ओनली डिपेंड्स ऑन लाइट इंटेंसिटी ऑफ द सन। अभी कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिस लाइट की ज़रूरत होती है, क्या वो सिर्फ ग्रीन लाइट, यानी सन जो लाइट दे रहा है उसमें से जो ग्रीन कलर जो है सिर्फ वही एब्जॉर्ब करता है प्लांट, या पूरी की पूरी सनलाइट सिर्फ सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है और किसी सोर्स से नहीं हो सकती? या ये कह रहा है कि विजिबल स्पेक्ट्रम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स का हो, यानी भले वो सनलाइट से वो सोर्स आ रही हो या वो किसी भी कोई मैन मेड लाइट प्रोड्यूस हो रही हो, अगर उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम है तो प्लांट उस विजिबल स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। या यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन है कि ओनली डिपेंड्स ऑन द लाइट इंटेंसिटी ऑफ सन, सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, ग्रीन लाइट जो है सिर्फ ग्रीन लाइट को यूज़ नहीं करता, ठीक है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ओनली सनलाइट नहीं, ओनली सनलाइट पे प्लांट डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, नेचुरली प्लांट जो है वो सिर्फ सनलाइट पे डिपेंडेंट है। असल में सनलाइट या किसी भी लाइट के अंदर जो है वो इनविजिबल और विजिबल स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक है? इनविजिबल का मतलब है कि ना नज़र आने वाले, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं, जो विजिबली कलर्स हमें नज़र आते हैं वो। तो एक्चुअली प्लांट को अगर मैं किसी भी सोर्स से विजिबल स्पेक्ट्रम दे दूँ ना, तो वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करना शुरू कर देगा। ऐसे में बात, तो किसी भी इट डजेंट मैटर कि सोर्स क्या है, सनलाइट की सोर्स है या कोई मैन मेड एलईडी बल्ब है या कुछ भी है, अगर उसके अंदर विजिबल स्पेक्ट्रम है और मैं अगर उसको प्लांट के सामने रख देता हूँ या प्लांट को उससे एक्सपोज करता हूँ, तो वो फोटोसिंथेसिस बनाने लग जाएगा। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर, इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सोर्स, ठीक है? सही है, इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सोर्स। अभी आपके सामने पूरी की पूरी विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम इन्होंने, जो लाइट हमें नज़र आती है उसका स्पेक्ट्रम इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? और ये इसमें इंफ्रारेड यहाँ तक जा रही हैं, और ये आप देख सकते हैं। इसमें हमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक विजिबल लाइट है और उसके ये स्पेक्ट्रम्स उन्होंने डिवाइड किए हैं। अगर इतनी वेवलेंथ वाले, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये एक्स रेज़ है, ये गामा रेज़ है, फिर इस तरफ से ये शॉर्ट वेव्स और ये एफएम रेज़ और ये रेडार वेव्स। तो प्लांट जो है वो उसको अगर विजिबल स्पेक्ट्रम दे दें किसी भी सोर्स से,
तो वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, व्हाट डज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट मीन? आपसे सवाल है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का क्या मतलब है, और कुछ ऑप्शंस दिए मैं। बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस, मैं आपको थोड़ा सा हालांकि ये इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, बट यू नो द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड द एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रहा थोड़ा सा। अच्छा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इसमें कम्प्लीटली तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखें होता क्या है। पहला सवाल, क्या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अच्छी चीज़ है? इसका जवाब ये है कि अगर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हो तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तो ज़रूरत है, ठीक है, हमारी अर्थ को। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? उसका कॉन्सिक्वेंस होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब होता क्या है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में, सुन लो क्या होता है। ये सन है ना, ये अपनी हीट एनर्जी दे रहा है यहाँ पे, और अर्थ को ज़रूरत है सनलाइट की, ठीक है। अर्थ जो है वो प्लैनेट है, स्टार नहीं है, अपनी सनलाइट या अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हम डिपेंडेंट हैं सन के ऊपर। सन जो है वो एक स्टार है, ठीक है, ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही जब सन से हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी हमें पहुंचती है, इसमें हीट भी होती है ऑब्वियसली, तो जितनी क्वांटिटी के अंदर हीट हमारी अर्थ को रिक्वायर्ड होती है ना, वो अर्थ ले लेती है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो होती है हीट की या लाइट रेडिएशंस की, उसको ये रिफ़्लेक्ट करती है और रिफ़्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर से बाहर फेंकती है, ठीक है। सही है, समझ में आया इतना? नेचुरली क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस बता रहा हूँ। नेचुरल प्रोसेस में जितना सनलाइट जो है ना लेनी होती है, इसको जितनी एनर्जी अर्थ को लेनी होती है वो ले लेती है। उसके बाद फिर इन लाइट्स को अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर फेंकती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन रहता है। यानी जितनी एनर्जी, जितनी हीट अर्थ को चाहिए उसने ले ली, बाकी उसने एटमॉस्फेयर में फेंक दी, और इस तरह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन रहा, हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहेगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है जनाब, जो उल्टा जो मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आजकल का जो एरा चल रहा है हमारा, स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब अर्थ जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर फेंकना चाह रही है एटमॉस्फेयर में, एक्स्ट्रा हीट जो है वो बाहर फेंकना चाह रही है, वो जा नहीं पा रही एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो हीट एनर्जी जो है वो ट्रैप हो रही है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही। अब ट्रैप होने के बाद वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ में आती है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है। आई समझो बात? यानी अर्थ को अगर 80 डिग्रीज रिक्वायर्ड हैं आउट ऑफ 100 डिग्री में से, सपोज कर लें, एक सिनारियो बना लें कि 100 डिग्री टेम्परेचर अर्थ तक पहुंचा और अर्थ को 80 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, 20 डिग्री इसको बाहर फेंकना था एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब वो 20 डिग्री जब बाहर फेंक रही है अर्थ, तो वो बाहर नहीं जा पा रहा, वो ट्रैप हो रहा है, हीट जो है वो ट्रैप हो रही है और दोबारा अर्थ के पास आ रही है, तो अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह हमारी ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है। इस एक्स्ट्रा आप कह लेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो है वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशंस का लेवल राइज़ अप हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मैं इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर दे सकता हूँ, बट यहाँ पर अभी हम इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इसकी पूरी हिस्ट्री है, और हम इंसानों ने सारा बेड़ा गर्क किया है। खैर, तो आपको समझ में आया ये सारा हिसाब किताब। अब ज़रा पीछे जाते हैं MCQs पे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब क्या है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि ये जो एक्स्ट्रा हीट जो ये क्यों नहीं जा पा रही है एटमॉस्फेयर में, ये क्यों ट्रैप हो रही है। बिकॉज़ हम ह्यूमंस ने, हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा कुछ ग्रीन हाउस गैसेस बनाना शुरू कर दिए हैं, और उन ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर मोस्टली इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरो CFC गैसेस जो होती हैं, और वाटर वेपर्स, ये इतनी ज़्यादा बनाने लग गए हैं कि ये जाके एटमॉस्फेयर में इधर प्लंग हो जाते हैं, और जैसी हीट बाहर जा रही होती है उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो इस वजह से ये हीट ट्रैप हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हीट ट्रैप हो रही है, और इस हीट की ट्रैप होने की वजह से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है, और हमारा नॉर्मल जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट था वो डिस्टर्ब होकर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आई होप कि मैं इसको ऐसे एक बड़ा वो है, इसको समझाने के लिए एक अलग से इंशाल्लाह कभी करेंगे। तो समझ में आया आपको, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अभी अननेसेसरी हो गया है,
ज़्यादा हो गया है। तो आपसे सवाल ये है कि व्हाट डज ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिटेन वाटर वेपर्स, ability of atmospheric gases to trap the heat, ability to keep the planet warm, ability of cloud to scatter electromagnetic radiations। अब तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है क्या उसके अंदर मैंने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया? नहीं बताया ना आपको, ना क्लाउड का कुछ हमने डिस्कस किया, नहीं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो नहीं है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मूव करते हैं इस ऑप्शन पे। एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप द हीट, यस दिस इज़ राइट कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हीट जो एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाती और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है। लेकिन क्या सारी की सारी गैसेस ही करती हैं? नहीं करती। देखें यही तो टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे। एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस में तो बहुत सारी हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, क्या ये ट्रैप कर रही होती हैं हीट रेडिएशंस को? नहीं, ये नहीं कर रही होती। सिर्फ ग्रीन हाउस, अगर यहाँ पर ये बोलता ना एबिलिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टू ट्रैप द हीट, तो मैं इसको राइट कर देता। लेकिन यहाँ पर इसने कहा एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसका मतलब कोई भी एटमॉस्फेरिक गैस हो सकती है, तो हर गैस तो नहीं करती ट्रैप हीट को। कुछ चंद गैसेस हैं जो मैंने आपको बताई थी, अभी मैं और भी बताऊँगा, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। एबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर टू रिटेन वाटर वेपर्स, यस ये बात सही है कि एटमॉस्फेयर जो है वाटर वेपर को रिटेन कर लेता है, लेकिन सिर्फ वाटर वेपर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, एबिलिटी टू कीप द प्लैनेट वार्म इन नॉर्मल कंडीशंस। यहाँ पे अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम नॉर्मली डिस्कस करें तो उसका मकसद ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कि हमारा प्लैनेट जो है वो वार्म रहे, ठीक है। देखो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, वाटर वेपर्स, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मोस्टली ये 4-5 जो 3-4 गैसेस जो है ना, ये जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाके ना इनकी एक पूरी लेयर बन जाती है, और जो एक्स्ट्रा हीट जाना चाह रही होती है एटमॉस्फेयर में, ये उसको रोक लेते हैं, तो वो हीट ट्रैप होकर दोबारा अर्थ में आती है और फिर टेम्परेचर राइज होता है। सही था ना? तो उस क्वेश्चन का आंसर था एबिलिटी टू कीप द प्लैनेट वार्म। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, अगर उसको हम सिर्फ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका मकसद असल में अल्लाह ताला ने बनाया है कि हमारा प्लैनेट गर्म रहे। अब हमने अपनी हरकतों की वजह से उस ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, और हर साल जो है पेरिस क्लाइमेट होती है और दूसरे इवेंट्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बातें ही होती हैं, हो कुछ नहीं रहा है। आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत हमारी इस प्यारी सी अर्थ का बढ़ता जा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन इसमें यही है आपके पेपर में कि इन स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो बेसिकली हम लाइट की कुछ इंटेंसिटीज़ होती हैं उनको, यानी स्पेक्ट्रो का मतलब ये है कि लाइट का कोई स्पेक्ट्रम है, उसको हम उसके ज़रिए हम जो है ना कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या यूटिलिटी बनती है या क्या उसकी जो है वो यूज़ बनता है। टू स्टडी द पोजीशन ऑफ स्टार्स, नहीं ये गलत है, पोजीशन ऑफ स्टार्स नहीं हो सकता। टू स्टडी द रेडियो एक्टिव वेव्स ऑफ स्टार्स, ये भी गलत है। रेडियो एक्टिव वेव्स को हम स्टार की स्पेक्ट्रोस्कोपी से एज सच नहीं देख सकते, ठीक है। टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ स्टार्स, अब ये पोजीशन ऑफ स्टार्स या मूवमेंट ऑफ स्टार्स ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के अंदर आती है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। टू स्टडी द केमिकल एलिमेंट्स ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार्स के जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ना वो हम स्टडी करते हैं। वो कैसे स्टडी करते हैं कि हर केमिकल की या हर सब्सटेंस की एक अपनी एबिलिटी होती है ख़ास किस्म की वेवलेंथ किसी भी लाइट की एब्जॉर्ब करने की, ठीक है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोई स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा सब्सटेंस कोई एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जब एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे हमें कुछ उसके पैटर्न्स मिलते हैं, उससे हम समझ जाते हैं कि यार इस स्टार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ यहाँ पर जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा तो इसकी वेवलेंथ जो है इस केमिकल ने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब की है। ये देख लो, शायद थोड़ा समझ में आया। आंसर इसका ये है कि टू स्टडी द केमिकल एलिमेंट्स ऑफ स्टार्स। अब आप देख लें कि लाइट सोर्स जो है हम इसको एग्जामिन कर रहे होते हैं और ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और सपोज़ कि इस स्टार के अंदर या इस सामने कोई गैस क्लाउड आ गया है और उसने इस लेवल के स्पेक्ट्रम को जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू किया लाइट के।
सही है। तो हमें पता है कि यार इस लेवल के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करने वाली जो मोस्टली गैसेज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है या वो नाइट्रोजन गैस हो सकती है। तो हम बता देंगे कि यार इस गैस क्लाउड की कंपोजिशन जो है मोस्टली नाइट्रोजीनियस है या कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मोस्टली ज़्यादा प्रोड्यूस है, बिकॉज ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो इस वेवलेंथ की एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, समझ में नहीं आया तो एक दो बार आप इसको बैक करके अच्छी तरह फिर से समझ लेना। इसका जवाब है टू स्टडी द केमिकल एलिमेंट्स ऑफ स्टार। हम स्टार्स और प्लैनेट्स के केमिकल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो स्पेस में ये इसकी यूज़ बनता है। आगे चलते हैं, आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज फ्लू। ये आपके सामने कुछ चार ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, जिसमें से बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगा है, प्लांट्स है। इनमें से कौन फ्लू कॉज करता है? तो प्लांट तो नहीं करता, प्लांट तो कर ही नहीं सकता कॉज, अनलेस अनटिल कि ये किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप कह लें कि इन्फेक्टेड हो जिसमें फ्लू कॉज करने की एबिलिटी हो, वरना प्लांट नहीं कर सकता। फंगा है, नेवर, झगड़ा रहता है बैक्टीरिया है वायरस पे। तो मैं आपको बता दूं फ्लू जो है ना वो वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, और ये एक ख़ास किस्म का वायरस होता है जिसे हम कहते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा, और इसकी भी टाइप्स होती हैं इन्फ्लुएंज़ा A, B, C। तो ये फ्लू उससे होता है, बैक्टीरिया का तो कोई लेना देना नहीं है भाई इससे। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो अलग डिजीज़ कॉज कर सकता है, मतलब फ्लू के अंदर बैक्टीरिया का काम नहीं है। हाँ, अगर किसी बंदे को फ्लू है और उसको अगर साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो वो एक सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे फ्लू का पूछ रहे हैं, मैं चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली बता रहा हूँ कि फ्लू रिलेट्स टू वायरस, दैट्स ऑल। कोई भी आपसे पूछे यार फ्लू हो गया तो आप उसको कहोगे हाँ यार वायरल है, वायरल चल रहा है, और ये कुछ एक हफ़्ते का होता है, एक हफ़्ते के बाद ये ख़ुद ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना फ्लू के, स्नीजिंग, रनी नोज़, नाक बह रही है, बार बार छींकें आ रही हैं, हम उन सिम्टम्स को कम करने के लिए एंटी एलर्जिक्स लेते हैं। हम वायरस को ट्रीट नहीं कर रहे होते, याद रखिएगा। फ्लू में जब हम जो चीज़ें खा रहे होते हैं, हम वायरस जो भी हम टैबलेट्स ले रहे होते हैं, हम वायरस को ट्रीट नहीं कर रहे होते, हम उन सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसका लाइफ टाइम होता है, ये इन्फ्लुएंज़ा का, ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्लू इज़ अ वायरस, इट्स अ वायरल डिजीज़। ये देखें इन मोहतरमा को कुछ नज़ला वज़ला हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे ही है बिल्कुल। वायरस इट्स अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंज़ा वायरस, इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा होता है, और ये कुछ इस तरह का होता है, ये ह्यूमन इन्फ्लुएंज़ा वायरस इस तरह का होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट एक हफ़्ते है। इसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, आँखों से पानी आ रहा है, रनी नोज़ हो रही है, छींकें हो रही हैं, स्नीजिंग, हेडेक हो रहा है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं यानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपसे कह रहे हैं द पार्टिकल्स इन द लिक्विड हैव द मूवमेंट लाइक। लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर किस किस्म की मूवमेंट होती है? मूव रैंडमली विद लिमिटेड स्पेस, यानी इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन लिमिटेड स्पेस के साथ। मूव रैंडमली विद अनलिमिटेड स्पेस, इधर उधर घूम रहे हैं रैंडमली लेकिन स्पेस बहुत है भाई, एक उधर जा रहा है तो एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। ठीक है, वाइब्रेटेड फिक्स पोजीशन, एक ही पोजीशन पर है लेकिन बस टू एंड फ्रो कंडीशन करते हैं ऐसे वाइब्रेशन, जो साउंड के अंदर हमने देखा था ना, टू एंड फ्रो। वाइब्रेट रैंडमली विद अनलिमिटेड स्पेस, वाइब्रेट कर रहे हैं मगर एक उधर वाइब्रेट कर रहा है, एक इधर वाइब्रेट कर रहा है। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ लो कि लिक्विड जो है, लिक्विड के अंदर वाइब्रेशन को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, आइए समझ में बात, होती है बहुत कम होती है, तो ये वाइब्रेट वाली चीज़ें तो आप यहाँ से पहले हटा दो। इधर बात कर लेते हैं, ये जो वाइब्रेट वाली चीज़ है सॉलिड के लिए आएगी। लाइक जब मैं साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है ना, तो जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करके ट्रैवल करती हैं। इसके ऊपर पूरी अभी लास्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कशन की है ना, आप लोगों के यकीनन जहन में होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो यही निकाल दें आप, लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मूव रैंडमली, ये बात तो कंफर्म है कि रैंडमली मूव करेगा लिक्विड का मॉलिक्यूल, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड नहीं होता। सही, अगर वो टाइटली पैक्ड होता तो वो सॉलिड बन जाता, और सॉलिड के पार्टिकल्स रैंडमली मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते हैं सॉलिड्स। ठीक है, तो लिक्विड रैंडमली तो मूव करेगा, सवाल है क्या लिमिटेड स्पेस के साथ करेगा या अनलिमिटेड स्पेस के साथ करेगा। तो भाई अगर अनलिमिटेड स्पेस के साथ करेगा तो वो लिक्विड ही नहीं रहेगा, वो तो गैस बन जाएगा।
क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना उनके दरमियान बहुत जगह होती है। तो गैस के लिए तो ये वाला, अगर यहाँ मुझसे गैस पूछा जाता तो मैं इसको क्लिक कर देता। लिक्विड वाले जो है उनकी एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसकी वजह से हमें उस लिक्विड की कोई कुछ ना कुछ शेप नज़र आती है, ठीक है। मूव रैंडमली विद लिमिटेड स्पेस, तो हम यानी कि लिक्विड को किसी भी शेप के अंदर ढाल सकते हैं क्योंकि उसके पास स्पेस तो होती है मगर लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होती तो वो गैस बन जाती है, मतलब गैस को फिर हमें नज़र भी नहीं आती उसके एक पार्टिकल उधर जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, हमें उसकी मूवमेंट नज़र नहीं आती, हमें उसकी एक फिक्स्ड शक्ल नज़र नहीं आती। तो इसका आंसर है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड इज़ एक्चुअली द रैंडमली एंड विद लिमिटेड स्पेस। ऑलराइट, आई होप कि मैंने इसको क्लियर किया हो। आगे बढ़ते हैं। आप ये देख लें, चलें पिक्चर से थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ये देखें सॉलिड, इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, कोई रैंडम मूवमेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, यहाँ पे साउंड एनर्जी आके अपनी जगह बनाएगी तो ये कुछ अपनी ही जगह पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, ठीक है। लिक्विड आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी थोड़ी स्पेस है, इधर उधर मूव कर रहा है रैंडमली, लेकिन लिमिटेड स्पेस में कर रहा है। और गैस देंगे इसके पास तो कुछ अनलिमिटेड स्पेस है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल उधर है, एक उधर है। अब आया समझे आपको? यकीनन इसको क्लियर, अब इस पिक्चर से आप क्लियर हो चुकी होगी चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ से कह रहे हैं कि टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल सर्किट, वन ब्लोज आउट द अदर वन विल बी। आपसे कह रहे हैं, अच्छा सर्किट्स को समझो पहले, चलो मैं बता दूंगा बाद में, पहले इसको समझाता हूँ। दो बल्ब्स जो हैं कनेक्ट हुए हैं पैरेलल सर्किट्स के साथ, एक जो बल्ब है वो ब्लो आउट हो जाता है, फट जाता है, बस्ट हो जाता है, तो क्या दूसरा वाला भी फट जाएगा? ठीक है, सही है। अब देखो पैरेलल सर्किट्स जो होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है कि जो एंडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, यानी कि आप एंडिंग इंस्ट्रूमेंट से मतलब ये कि ये फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, या जो भी हमारा जो एंड आप कह लें कि एंड लेवल पर जो मशीन लगी हुई होती है, पैरेलल सर्किट के अंदर उस बैटरी से उसको सेपरेट करंट मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं पैरेलल सर्किट यानी कि पैरेलल सर्किट से अगर मैं 4-5 जो है वो इस तरह के डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स लगा दूं, तो अगर एक ख़राब होगा तो दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसको एक सेपरेटली सर्किट, पैरेलल सर्किट आ रहा है उसके साथ एक, बिल्कुल। हाँ, सीरीज़ के अंदर अगर मैं लगाता हूँ, एक ही सर्किट है और सीरीज़ में लगे हुए, तो अगर एक बुझेगा ना तो दूसरे को भी करंट पास नहीं होगा, क्योंकि वो जो है फिर वहीं पर जो है वो सर्किट ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर जो है ना वो फ्लो ऑफ करंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट्स जो हैं उसमें कोई इशू नहीं है, अगर एक दो बल्ब लगे हुए हैं पैरेलल सर्किट के साथ, एक फट जाता है दूसरा जलता रहेगा वैसा का वैसा ही। और यही वजह है कि हमारे घरों में जो सर्किट्स यूज़ होते हैं, होम सर्किट्स जो यूज़ होते हैं वो पैरेलल होते हैं। आपने कभी देखा है कि एक ही कमरे के अंदर एक बल्ब फ्यूज़ है तो दूसरा वाला भी फ्यूज़ हो गया? नहीं, दूसरा वाला जल रहा होता है, बिकॉज उसको एक अलग सेपरेट पैरेलल सर्किट जा रहा होता है। आई समझे बात? तो रिमेन सेम शुड बी द आंसर, ठीक है। द अदर बल्ब ग्लोज रिमेन सेम, दैट्स वाई वी यूज़ पैरेलल सर्किट्स इन आवर हाउसेज। देखो ये सीरीज़ वाला है, ये एक ही सीरीज़ के साथ कनेक्ट हुए हैं ये, अभी इधर से अगर ख़त्म हुआ ना तो ये आगे नहीं फ्लो कर सकेगा करंट। पैरेलल के अंदर इतनी कोई अच्छी डायग्राम इसने बनाई नहीं है, खैर, लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होता है, एक सर्किट इसको आ रहा है और फिर यहीं से एक सर्किट अलग जा रहा है, तो अगर ये मैं यहाँ से अगर कुछ फ्लो ऑफ करंट इधर से ख़त्म होता भी है तो ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ ये चीज़, इसको करंट मिलता रहेगा। आई समझे बात? तो इसीलिए हमारे घरों के अंदर जो है वो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, सीरीज़ सर्किट्स नहीं होते। सीरीज़ में होते तो भैया एक गया तो फिर सबको एनर्जी की सप्लाई रुक जाएगी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो आपको। आगे चलते हैं। विच वन इज़ नॉट द नेचुरल सैटेलाइट अभी लास्ट पार्ट जो हमारा ख़त्म हुआ है इसमें थॉरली डिस्कस किया गया इसको, सैटेलाइट को। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? आप कह लें कि स्पेस बॉडीज़, ठीक है। वो स्पेस बॉडीज़ होती हैं जो किसी के अराउंड मूव कर रही हों, ठीक है। लाइक हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव कर रही है, तो अर्थ एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। सैटर्न जो है वो भी तो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, वो भी एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून जो है वो हमारी अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट हो गई हमारी। कॉमेट्स जो होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन या अराउंड किसी प्लैनेट, तो वो भी नेचुरल हो गए। स्पुतनिक बेसिकली रशिया की सैटेलाइट है, ठीक है ना, और ये मैन मेड सैटेलाइट है, तो ये नेचुरल तो नहीं हुई ना, ठीक है। हमने इन नेचुरल सैटेलाइट्स को देख के मैन मेड सैटेलाइट्स भेजना शुरू की ऑर्बिट्स के अंदर,
ठीक है। तो ये स्पुतनिक रशिया की जो है वो सैटेलाइट है, सबसे पहले उन्होंने भेजी थी। और विच वन इज़ नॉट द नेचुरल सैटेलाइट, तो स्पुतनिक इज़ नॉट द नेचुरल सैटेलाइट। ऑलराइट, ठीक है। स्पुतनिक रशिया की ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हैविंग सेड दैट ये यहीं ख़त्म होती है। इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं साथ साथ वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।